सभी सुनने वालों को और नेहा आपको भी राजश्री का नमस्कार। और आपको भी मेरा नमस्कार। और श्रोताओं को भी नमस्कार कहोगी ना? बिल्कुल, वो तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, आप सभी को हमारा नमस्कार। हम दोनों की तरफ से बहुत 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 प्यार वाला नमस्कार है ना? बिल्कुल। और नेहा, आज हम क्या क्या अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं? वैसे तो ये सब कुछ देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है। तो आज हम बात करेंगे दिवस विशेष यानी कि विश्व मानक दिवस पर, और हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि क्या है मानकीकरण। और उसके बाद फिल्म जो आपको भाई, बहुत तरह की फिल्में हम पसंद करते हैं, लेकिन जाने से पहले किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए नेहा? सोचना जरूरी है ताकि हम पैसे और समय की भी बचत कर सकें। और इसी के साथ हम बात करेंगे बहु उत्पाद खाद्य विकिरण की, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि किस तरह खाद्य पदार्थों को हम ज्यादा समय तक और सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके बाद विषय रहेगा मासिक धर्म और स्वच्छता, सफाई कितनी ज्यादा जरूरी है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। और फिर होगी नाखूनों की देखभाल, वो भी जरूरी है। वो भी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। स्वच्छता और सौंदर्य दोनों का मिला जुला रूप है। तो क्या कहती हो, आगाज में हम एक खूबसूरत से गीत सुनवाते हैं? बिल्कुल। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, आपस में है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था।
कितना सुंदर सा गीत था ना। बेहद खूबसूरत। तो हम बात कर रहे थे विश्व मानक दिवस की, या इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस भी कहा जाता है। ये हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बिल्कुल। 1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली सभा को चिन्हित करने के लिए इस तारीख को चुना गया था, जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया था। ISO का गठन 1 साल बाद 1947 में हुआ था। हालांकि पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। बात करें अगर ISI मार्क की, तो 1950 से भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। ये चिन्ह प्रमाणित करता है कि कोई उत्पादक भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा विकसित भारतीय मानक के अनुरूप है। ISI भारतीय मानक संस्थान का एक प्रारंभिक रूप है। भारत में बेचे जाने वाले कुछ उत्पादों के लिए ISI मार्क अनिवार्य है, जैसे बिजली के उपकरण जिसमें स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरिंग केबल, हीटर, रसोई के उपकरण आदि शामिल हैं, और अन्य उत्पाद जैसे पोर्टलैंड सीमेंट, LPG वाल्व, LPG सिलेंडर, ऑटोमोटिव टायर आदि शामिल हैं। और ये दिन दुनिया भर में उन तकनीकी समुदायों के प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों को बनाने में योगदान करते हैं। और इसी तरह का एक एग मार्क है जिसे इसे भी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा से जोड़ा जाता है। एग मार्क जो है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय किए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा ये चिन्ह दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। और भारत में मानकीकरण गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के उद्देश्य से साल 1947 में भारतीय मानक संस्थान की स्थापना हुई। साल 1986 में भारतीय मानक संस्थान का नाम बदलकर भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया और ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और राजश्री जी, इसी के साथ हमारे श्रोता भी कुछ कह रहे हैं, तो उसे भी हम शामिल कर लें। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि विश्व मानक दिवस मानक वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने हेतु एक वैश्विक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत आज के दिन इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उत्पादों की गुणवत्ता इन मानकों से ही स्थापित होती है, जिससे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये मानक निर्धारित होते हैं। ISI मार्क वाले उत्पाद भारत में उत्पादों की गुणवत्ता के प्रतीक हैं। ऐसे ही वैश्विक स्तर पर मानक निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे ही मानकों के संरक्षण और संवर्धन हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है ये दिन, जिसका उद्देश्य है मानकों के महत्व को उजागर करना। ये दिन मानक बनाने वाली संस्थाओं जैसे कि ISO और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के योगदान को मान्यता देता है। मानक न केवल उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी सरल बनाते हैं। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को मानकों के लाभों के बारे में जानकारी मिल सके। और विश्व मानक दिवस का उद्देश्य मानक निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके महत्व को समझाना है। बिल्कुल। तो ये जो कुछ बातें हैं ये बहुत महत्व रखती हैं, नहीं? बिल्कुल महत्व रखती हैं, बहुत जरूरी है हम सबको जानना इसके बारे में। और उद्देश्य के बारे में और भी कुछ बता रही हैं ना आप? असल में ये जो विश्व मानक दिवस है इसे मनाने का कुछ उद्देश्य है, और वो उद्देश्य कुछ ऐसा है कि मानकीकरण के महत्व को बढ़ाना, ताकि लोगों को ये पता चले कि मानकीकृत जो वस्तुएं हैं वो असल में उनके एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है और वो अच्छी और सुरक्षित वस्तुएं हैं।
इसी तरह उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। जब कोई स्टैंडर्ड्स जब डिसाइड किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अगर कोई उत्पाद तैयार कर रहे हैं तो हम उन्हें उन स्टैंडर्ड्स से मिलाना चाहेंगे ताकि हमारा उत्पाद भी उतना ही बिक सके। इसी तरह वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिन उन हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करता है जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कर टास्क फोर्स विश्व मानकों का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए है। और इसके अलावा आप ये भी लिखते हैं कि 1946 में जब 25 देशों के प्रतिनिधियों ने पहली बार लंदन में इकट्ठा किया और मानकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया। हालांकि एक साल बाद आईएसओ का गठन हुआ था और ये 1970 तक नहीं था कि पहला विश्व मानक दिवस मनाया गया था। तो काफी सारी जानकारी हमें लगता है विश्व मानक दिवस के बारे में हो चुकी है। क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये दुआई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे ये इठलाना, ये शर्माना, ये अंगड़ाई, ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि भाई सखा भी सुन सकते हैं इस प्रोग्राम को, तो इसका नाम सखा सहेली होना चाहिए।
सब आप सखा नहीं सुन सकते, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ दो सखियां बैठ के बात कर रही हैं, सुनने को तो कोई भी सुन सकता है। और जब हम नमस्कार करते हैं तो हम सखियों और सखाओं दोनों को नमस्कार करते ही हैं। बिल्कुल, नाम से क्या फर्क पड़ता है। हमारा जो विषय था विश्व मानक दिवस, इस पर एक और हमें संदेश प्राप्त हुआ है। विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानकों के महत्व को उजागर करना है। ये दिन मानक बनाने वाली संस्थाओं जैसे कि ISO और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के योगदान को मान्यता देता है। बहुत सुंदर। और अब हम अपना विषय बदलकर दूसरे विषय पर आते हैं, है ना। और हमारे एक श्रोता ने बहुत ही अजीब सी बात लिखकर भेजी है कि भाई पिछले 4 साल में हमें तो यही सबसे सरल विषय लग रहा है, बाकी सारे कठिन विषय होते हैं हमेशा। बहुत कठिन विषय होने के कारण हम तो किसी विषय पर लिख नहीं पाते हैं। तो फिर आज सरल विषय पर कुछ लिखा है उन्होंने क्योंकि हमने जो फिल्म की बात की है ना, तो शायद यहाँ मुझे लगता है कि हमें अपना विषय बताने में, टॉपिक बताने में कहीं कोई कमी रह गई या गलती रह गई। क्योंकि देखो ना, सबने फिल्मों की बात लिखी है। जी, यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम फिल्में देखने जाते हैं तो हम किस तरह फिल्मों का चुनाव करें, कौन सी फिल्में जो हमें भाती है, हमारे मन को भाती है, और इन सब बिंदुओं पर किस तरह विचार करके हम जाएं, उन बिंदुओं को आज हम बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि फिल्म की समीक्षा और रेटिंग देखें, ताकि आपको पता चले कि फिल्म कैसी है ना। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम बिना कुछ देखे चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये मूवी हमारे इंटरेस्ट की थी ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही इन चीजों का ध्यान रखें। वैसे एक बात और है ना नेहा, इस बात पे अगर सोचो तो, कि हो सकता है जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है वो आपको ना अच्छी लगे, और आपको जो अच्छी लगती है मुझे उतनी पसंद नहीं आए। क्योंकि बहुत लोगों को फिक्शन पसंद आता है, बहुत लोगों को पैरेलल सिनेमा पसंद आता है, अलग अलग विषय पे। लेकिन फिर भी किसी भी तरह की फिल्म हो हाँ, जो है वो देख कर जाना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह फिल्म का विषय, बिल्कुल जो बात अभी आपने कही वही है ये, कि विषय और शैली। अब हमारी रुचि किस में है ये भी हमें जान लेना जरूरी है। अगर हमें हॉरर नहीं पसंद है और हम देखने चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उसमें मजा नहीं आएगा और ना ही हम उसे एंजॉय करेंगे, बल्कि हो सकता है कुछ लोगों को फिल्म में नींद आने लगती है। तो ऐसा कुछ हो उससे पहले हम देख लें कि फिल्म का विषय हमारे रुचि का है या नहीं। बिल्कुल। और भाई फिल्म में कौन से कलाकार हैं, अगर आपके पसंदीदा कलाकार हैं तो बनता है कि आपको जाना है, और उनका अभिनय कैसा है, ये सारा कुछ रेटिंग्स में भी आपको पता चल जाता है। इसी तरह फिल्म के निर्देशक कौन है, उनका अनुभव क्या है, वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिल्म देखने चले गए लेकिन हमें निर्देशन पसंद नहीं आ रहा, तो जरूरी है कि हम जान लें कौन निर्देशक है। हाँ, कई बार जैसे देखो बासु भट्टाचार्य, उनकी फिल्में लोग जरूर देखते थे, जरूर पसंद करते थे, तो इन बातों का भी ख्याल रखना जरूरी है। फिल्म की लंबाई भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर हम फिल्म देखने चले जाएं और फिल्म बहुत लंबी है और हमारे पास अगर उतना समय नहीं है तो फिर हम उठ के तो बीच से आ नहीं सकते। इसलिए ये भी जान लेना जरूरी है कि फिल्म की लंबाई कितनी है, फिल्म बड़ी है, छोटी है, हमारे पास उतना समय है, ये देखना जरूरी है। एक फिल्म आई थी मौसम मतलब वो नई वाली, जिसमें शाहिद कपूर, पंकज कपूर जी ने बनाई थी। तो ये फिल्म ना बहुत लंबी फिल्म थी, मतलब मुझे लगता था कि 2-2, 3-3 बार उसका जिसे कहते हैं कि इंटरवल होना जरूरी। हाँ। बैठे बैठे जैसे इंसान थक जाता है। ओ वही। और इसी तरह फिल्म का जो बजट है वो बजट भी उपयुक्त होना चाहिए। हमें अगर फिल्म का बजट मेंटेन करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम मॉर्निंग शो देखने जाएं, क्योंकि मॉर्निंग शो थोड़े सस्ते होते हैं नाइट शो के बजाय। और इसी तरह अगर हमारे पास समय है तो वीकेंड पर ना जाकर, शनिवार रविवार छुट्टी के दिन ना जाकर, हम अपने ऑफिस डेज में, ऑफिस होने के बाद जैसा समय मिले अगर वैसे जाते हैं तो हमारी जेब भी हल्की होने से बच जाएगी और मनोरंजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। वीकेंड्स के दिन ना टिकट्स बहुत महंगे, बहुत ही ज्यादा। मतलब शायद सब लोगों को वक्त होता है, सब जाने की तैयारी में होते हैं, इसलिए होता है, ऐसे ही कुछ होता होगा। इसी के अलावा कभी आपने देखा होगा वहाँ का खाना बड़ा महंगा मिलता है, यानी जितने का
टिकट मिल रहा होगा लगभग उससे भी ज्यादा ही हो जाता है कि खाना उससे भी महंगा। और ये बड़ी परेशानी, एक तो वो पॉपकॉर्न की खुशबू बड़ा परेशान करती है, समोसे की खुशबू परेशान करती है, कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। तो इसका मतलब अगर घर से भरपेट खाना खा के जाएंगे तो वहाँ मन नहीं करेगा, हो सकता शायद ना करे। अब हम जैसे फूडी लोगों की अगर बात करें, मैं अपनी बात करूं तो पेट भरा हो तब भी ये हो सकता है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर हम घर से पेट भर खाना खा के जाएंगे तो वहां हमारी जेब हल्की होने से बच जाएगी। बिल्कुल। और फिल्म के गीत और संगीत भी आपको पसंद होने चाहिए, क्योंकि गीत तो पहले ही रिलीज हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपको संगीत का भी शौक है, संगीत का ये है, तो भाई आप जब जैसे ही फिल्मों के जो सॉन्ग्स हैं वो रिलीज होते हैं तो आप सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप जाएं, नहीं तो फिर वहां से आने के बाद कहेंगे यार संगीत तक अच्छा नहीं था, नहीं था। नहीं थे। बिल्कुल। तो संगीत की बात कर रहे हैं तो फिर एक गीत सुन लिया जाए। क्या बात है, अभी सुनते हैं।
बहुत ही सुंदर सा गीत पाकीज़ा फिल्म में अभी आप सबने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में, है ना नेहा? बहुत ही प्यारा। और बहुत सारे संदेश आ गए। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि किसी एक फिल्म का नाम लेना तो मुश्किल है, बहुत सी फिल्में हैं जो मन को भाती हैं और बार बार देखने का मन करता है, जैसे दोस्ती, आनंद, मदर इंडिया, प्रेम रोग। इन कुछ फिल्मों के नाम इन्होंने लिए हैं और जाहिर सी बात है कि ये इन्हें जब पसंद आ गई होंगी तभी ये इनके नाम लिखकर हमें भेज रहे हैं। इसी के अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल को भाने वाली फिल्में तो इतनी हैं जिसे लिखते लिखते ही मैं थक जाऊं। वैसे यहाँ कुछ फिल्मों के नाम बता रही हूँ। इन्होंने भी लिखा है आनंद, पड़ोसन, मदर इंडिया, यादें, अभिमान, एक दूजे के लिए और भी कई सारी फिल्में। लेकिन नेहा, हमने जो अपने श्रोताओं को कही थी बात, वो ये कि किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए जब आप तय करते हैं कि आज आपको सिनेमा हॉल जाना है ना? हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ राजश्री और नेहा। तो एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि मुझे तो सबसे पहले मधुर कर्ण प्रिय गानों वाली पारिवारिक और देशभक्ति पूर्ण फिल्में ही पसंद आती रही हैं। मैंने कभी कोई मारधाड़ वाली जासूसी थ्रिलर फिल्म नहीं देखी। बचपन से ही साफ सुथरी अनगिनत फिल्में जो मैंने अपने मामा जी, मम्मी, पापा और सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में देखी है। मदर इंडिया, बंदिनी, मुगले आजम, नया दौर, घराना, अनेकों फिल्में हैं। और ऐसे ही हमारे और भी श्रोताओं ने ना अब उन फिल्मों का जिक्र किया है जो उन्होंने बचपन में देखी, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी, और आज उसका जिक्र उन्होंने इस कार्यक्रम में किया है। लेकिन नेहा, हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि भाई फिल्म की सेंसर सर्टिफिकेट ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो फिल्म कौन सी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ एक घटना हो चुकी है ऐसी। बताओ ना। हम एक बार हॉरर फिल्म देखने गए थे और मेरी बहन 18 से कम उम्र की थी। अब हम वहां पहुंच गए, टिकट लिए, फिर बाद में पता चला कि उसका टिकट नहीं ले सकते क्योंकि वो 18 से कम उम्र की है, तो उसके लिए वो उपयुक्त नहीं है। फिर थिएटर जाने के बाद वो जो एक छोटा सा उसका चेहरा उतर गया और वो लेकर घर जाना पड़े, ऐसी कोई घटना आपके साथ ना हो, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है। और पहले की फिल्मों में इतना ज्यादा मुझे लगता है सजग होने की जरूरत भी नहीं होती थी। पारिवारिक फिल्में बनती थी, साफ सुथरी फिल्में बनती थी, तो ये ए सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का चक्कर नहीं होता था। लेकिन समय बदल गया है जी। तो भाई आप थिएटर की सुविधाएं भी देखें, जैसे कि सीट, ध्वनि प्रणाली यानी जो म्यूजिक साउंड है, और विजुअल क्वालिटी अच्छी। एक दिन ऐसा भी आता है कि फिल्म देखने की इच्छा ही धीरे धीरे कम हो जाती है। वैसे अपने दौर की सभी फिल्में ही मनोरंजन करती हैं। 3 से अधिक घंटे की फिल्में भी देखी गई हैं, जिसमें 2-2 इंटरवल हुआ करते थे। फिर कम समय की फिल्म भी बनाई गई। इसमें आनंद और मिली का क्या ही कहना, लेकिन अब तो और भी ज्यादा कम समय की फिल्में बन रही हैं। हाँ, लेकिन इसीलिए तो लोग OTT पे और घर में थिएटर में मतलब अपने टीवी पे देख लेते हैं। लेकिन जो सिनेमा हॉल में फिल्में आती हैं वो ज्यादातर 2-2.5 घंटे की ही फिल्म होती है। और भी एक बात का ख्याल आपको रखना है भाई, फिल्म देखने का समय और तारीख दोनों आप देखें, वो भी आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। कौन सा टाइम आपको सूट करता है उसमें भी नेहा पता है, अगर आप बहुत फर्स्ट शो देखते हैं अगर 10 बजे वाली, तो आपको पता है उसमें भी टिकट जो है वो बहुत महंगा नहीं होता है ना, भीड़ भी कम होती है। सुबह 10 बजे कौन हॉल पहुंचेगा? जिसको फिल्में पसंद है वही व्यक्ति सुबह 10 बजे हॉल पे पहुंच सकता है। ट्रेलर भी बहुत दिखाते रहते हैं, इवन टेलीविजन पे भी ट्रेलर्स दिखते रहते हैं।
तो वहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं और जब आप अपना होटल बुक कर रहे होते हैं तो आप ज़रूर रिव्यूज़ देखते हैं कि क्या रिव्यूज़ हैं इस होटल के बारे में। उसी तरह से पब्लिक रिएक्शन जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति है वो खुद जब उस सिनेमा को देख कर आ रहा है तो वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि असल में वो सिनेमा कैसा है। इसके बावजूद अपने अपने जो विषय रुचि के होते हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन एक राय ले लेना बेहद ज़रूरी है कि वो फिल्म किस तरह की है। और एक श्रोता ने लिखा है, जैसे पिया मन भाई वैसी ही फिल्म जो मन भाई। दरअसल किसी फिल्म को पसंद करने का कुछ कारण होता है और हर फिल्म हर व्यक्ति को पसंद भी नहीं आती। जैसे मुझे पुरानी फिल्में पसंद हैं जिनके गीत अच्छे थे, कहानियां अच्छी होती थी, पारिवारिक फिल्में थी, पूरी फिल्म परिवार को बांध कर रखती थी। और आजकल की फिल्में परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। यही तो हम आपको बता रहे हैं, है ना। समझिए कि यही हमारा आज का विषय, इशारा यही है, किन बातों पे विशेष ध्यान दिया जाए। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शोले ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैंने एक साल में 25 बार देखी थी। इस फिल्म की खासियत ये है कि पूरा मनोरंजन करती है और ये रोजमर्रा की जिंदगी से अलग है, तो हमें पारिवारिक फिल्में अच्छी लगती हैं। और अभी जस्ट हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय दीदी नेहा बहन नमस्कार, आपने सही बोला है, कभी भी मूवी देखने जाओ तो घर से ही भरपेट भोजन करके जाना चाहिए, वरना कैसी भी अच्छी मूवी हो हमें खाली पेट देखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। पेट भरा होगा तो कितनी भी बेकार मूवी होगी अच्छी लगेगी, लेकिन बेकार मूवी आप ना जाए, इसीलिए तो हम आगाह कर रहे हैं। तो नेहा क्या कहती हो, एक गाना सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को? बिल्कुल। हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे
और अब हम बात करने जा रहे हैं बहु उत्पाद खाद्य विकिरण के बारे में, है ना भाई। ये इससे संबंधी जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए अभिनव संरक्षण विधियां आवश्यक होती जा रही हैं। खाद्य विकिरण का एक अग्रणी तकनीक है जिसका उपयोग खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और ये विधि खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया, परजीवी और कीटों को मारने के लिए नियंत्रित विकिरण का उपयोग करती है। भारत में बहुउत्पाद खाद्य विकिरण प्रभावी खाद्य संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभर रहा है। विकिरणित खाद्य संरक्षण में भोजन में हानिकारक सूक्ष्म जीवों और कीटों को मारने के लिए विकिरण का उपयोग किया जाता है। इससे इसकी सुरक्षा बढ़ जाती है और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और विकिरण द्वारा खाद्य संरक्षण में खाद्य पदार्थों में मौजूद बैक्टीरिया और कीटों को मारने के लिए विकिरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गामा किरणों, एक्सरे या इलेक्ट्रॉन किरणों का उपयोग किया जाता है। और भारत में खाद्य विकिरण अधिक लोकप्रिय हो रहा है और इसे अधिक अपनाया जा रहा है तथा इसके लिए सहायक नियम बनाए जा रहे हैं। ये उद्योग बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। बहुउत्पाद खाद्य विकिरण से विभिन्न खाद्य प्रकारों का एक साथ उपचार किया जा सकता है और ये तरीका कारगर है और इसने भारत में खाद्य सुरक्षा और शेल्फ लाइफ पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। खाद्य विकिरण तकनीक को स्वीकृति भी मिल रही है। विभिन्न खाद्य क्षेत्र में सुरक्षा में सुधार और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस पद्धति को अपना रहे हैं। सुरक्षित खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार और खाद्य उद्योग इस तकनीक में निवेश कर रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि विकिरण द्वारा खाद्य संरक्षण से शेल्फ लाइफ तो बढ़ ही जाती है। विकिरण सूक्ष्म जीवों और कीटों को मारकर भोजन को सुरक्षित रखता है जो भोजन को खराब करते हैं, और ये प्रक्रिया हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकने में भी मदद करती है। नतीजा, विकिरणीय भोजन लंबे समय तक सुरक्षित और ताज़ा रह सकता है। डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग और सुखाने के विपरीत विकिरण में तापमान परिवर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय ये रोगाणुओं को सीधे लक्षित करने के लिए विकिरण का उपयोग करता है। और ये विधि अक्सर भोजन के बाद बनावट और पोषण को कुछ पारंपरिक तरीकों से बेहतर बनाए रखती है। विकिरण का आमतौर पर भोजन के स्वाद और बनावट पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है और कुछ अन्य तकनीकों की तुलना में पोषण मूल्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। और एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि खाद्य विकिरण खाद्य संरक्षण की गैर तापीय ऊर्जा कुशल, गैर रासायनिक और भौतिक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थ को विभिन्न आयनकारी और गैर आयनकारी विकिरणों के संपर्क में लाया जाता है। इसका उपयोग किसी उत्पाद के पोषक मापदंडों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बस हम यहाँ पे एक छोटा सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं। सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम 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 अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम 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 हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। हंसना और हंसाना दोनों बहुत जरूरी होता है, रिश्तों में भी, दोस्ती में भी और यहाँ कार्यक्रम में भी, बिल्कुल जरूरी है। और जरूरी और क्या है? बेहद जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। बिल्कुल। इसी में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने में सहायक होती हैं। जैसे कि अगर आप कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साफ सुथरे कपड़े का उपयोग करें और उपयोग किए गए कपड़े को अच्छे से धोकर धूप में सुखाएं और उसके बाद ही उसे दोबारा इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखें कि इन्हें धोएं नहीं बल्कि पुराने अखबार में लपेटकर एक अलग कूड़ेदान में डालें और भाई इसे बाकी कूड़े के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना होने दें। ये बेहद जरूरी है, ये गलती अक्सर लोग करते हैं जिसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह हम कूड़ा करकट कम से कम होने दे, वेस्ट कम होने दे। तो इसका एक नया समाधान अभी बाजार में आ गया है जिसे मेंस्ट्रुअल कप कहा जाता है। तो इनका इस्तेमाल करना सीखें। ये रीयूजेबल होते हैं, इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद धोकर सुखाकर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। इससे कचरा भी कम होता है और ये महीनों चलते हैं, इसलिए आपको हर महीने का आपका खर्चा भी बच जाता है और आपके लिए एक समाधान भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल। और नेहा, जैसा हमने कहा कि सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करते समय जब आप कर लेते हैं तो पुराने अखबार में उसे लपेट दें, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल से हर महीने ढेर सारा कूड़ा जमा होता है और खर्च भी होता है। ऐसे में मेंस्ट्रुअल कप जो है वो एक अच्छा और बहुत ही सस्ता जो है एक आय है। बिल्कुल। इसी के साथ खुद की स्वच्छता रखने के लिए रोज स्नान करें, अपने शरीर को साफ रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखें। और हमने क्या मेंस्ट्रुअल कप को कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में बताया। चूंकि ये जो कप होते हैं ये रबर प्लास्टिक ऐसा मिक्स मटेरियल होता है जिसे आपको अपने अंदर इंसर्ट करना होता है। इसे एक बार इस्तेमाल के बाद कप को खाली करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। और आप इसे धोकर सुखाकर रख सकते हैं जिससे कि कचरा जो है वो भी कम होगा। जी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर महीने दुनिया भर में 1.8 बिलियन लोग मासिक धर्म से गुजरते हैं। इनमें से लाखों लड़कियां, महिलाएं, ट्रांसजेंडर पुरुष और नॉन बाइनरी व्यक्ति अपने मासिक धर्म चक्र को सम्मानजनक और स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करने में असमर्थ है। मासिक धर्म की शुरुआत का मतलब है किशोरों के जीवन में एक नया चरण और
नई कमजोरियां। फिर भी कई किशोर लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान कलंक, उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर पुरुषों और गैर बाइनरी व्यक्तियों को भी अपनी लिंग पहचान के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें उन सामग्रियों और सुविधाओं तक पहुंच से वंचित होना पड़ता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से ये एक है। महिला का मासिक धर्म स्वास्थ्य, उसकी भलाई और उसके परिवार और समुदाय के कल्याण के लिए भी जरूरी है, लेकिन कई बार विशेष रूप से विकासशील दुनिया में मानसिकता, रीति रिवाज और ये जो धर्म को आज भी भारतीय समाज में एक टैबू माना जाता है। माताएं अपनी बेटियों के साथ इस विषय पर बात करने से हिचकती हैं और उनमें से कई में युवावस्था और मासिक धर्म पर वैज्ञानिक ज्ञान की कमी होती है। इस वर्जना को यानी जो टैबू है उसको भारतीय समाज में अभी भी प्रासंगिक होने के मुख्य कारण निरक्षरता की उच्च दर, विशेष रूप से लड़कियों में गरीबी और मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी है। तो जब हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो स्वच्छता के साथ साथ सौंदर्य की बात भी कर ली जाए। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त है नेहा, तो हम और भी अपने श्रोताओं को बता दें जो आपने हमें बहुत सारे जो संदेश भेजे हैं मासिक धर्मों को लेकर, उसके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि ये एक सामान्य शारीरिक चक्र है, लेकिन आज भी संकोच, पूर्वाग्रह और भेदभाव से घिरी हुई है ये बात। नतीजतन लोगों को माहवारी और संबंधित उत्पादों के बारे में सही जानकारी भी नहीं है। शौचालय का उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर मदद मांगने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस टैबू से बाहर निकलें। और एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में 350 मिलियन से अधिक महिलाएं और बालिकाएं रहती हैं जो हर माह मासिक धर्म के नैसर्गिक चक्र से गुजरती हैं। उनमें से कई के लिए तो मासिक धर्म आज भी एक टैबू या वर्जित विषय है जो कि संकोच एवं भेदभाव का स्रोत बना हुआ है। तो बस हम आज इसीलिए हमने ये विषय रखा और आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि इसमें साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है और भी कुछ विशेष जो ज़रूरी बातें हैं हमने आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि स्वच्छता के साथ सुंदरता, सफाई सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो आज हम बात करेंगे नाखूनों की देखभाल पर। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, नाखूनों के देखभाल के बारे में हमारे कई सारे श्रोताओं ने जल्दी जल्दी लिख के भेज दिया है। नाखूनों की देखभाल करना हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ तरीके हैं जिनसे हम नाखूनों की देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि नाखूनों को नियमित रूप से काटें और उन्हें काटने के बाद एक जैसा फाइल करें ताकि वो नाखून किसी कपड़े में फंसकर या किसी को लगे नहीं, या चादर में नहीं अटके या आपके कपड़ों में नहीं अटके। और नाखूनों को नम रखने और उन्हें तेल या मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज जरूर करें। नाखूनों को सूखा बिल्कुल ना होने दें। नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन ई या बायोटीन लें। विटामिन ई या बायोटीन गाजर, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, हरी सब्जियां, अलसी के बीज, सूर्यमुखी के बीज, अंडा, मांस, मछली, दूध, दही आदि में मिल जाता है। और नाखूनों पर अधिक जोर न डालें और उन्हें टूटने से बचाएं। टूटे हुए नाखून दिखने में भी बुरे लगते हैं और उससे किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। और बहुत लोगों को बड़े नाखूनों का शौक होता है। तो अगर आप अपने नाखूनों को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो नारियल तेल और नींबू के रस को मिलाकर नाखूनों पर लगाइए। इसके अलावा आप बादाम के तेल की भी मालिश नाखूनों पर कर सकते हैं, या फिर विटामिन ई वाला तेल हो तो उसे भी नाखूनों पर मल सकते हैं। और नाखूनों पर एलोवेरा जेल की मालिश करने से नाखून चमकदार रहते हैं और नरम रहते हैं। दही और शहद को मिलाकर नाखूनों पर लगाने से नाखूनों में नरमी और नमी दोनों बनी रहती है। इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि नाखूनों पर पूरे समय नेल पॉलिश ना लगा कर रखें, इससे नाखूनों को नुकसान हो सकता है। स्वस्थ आहार लें जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा जब भी आप नेल पॉलिश लगाएं तो पहले बेस कोट लगाएं, उसके बाद नाखूनों को पेंट करें। इसके अलावा आप घर में ही अलग अलग नेल पॉलिश की मदद से नेल आर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और पुदीना के तेल से भी कुछ फायदा होता है ना। पुदीना के तेल को भी अगर आप नाखूनों पर लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा गर्म पानी में नाखूनों को भाप दें और फिर तेल लगाएं, इससे ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। और गाजर के रस को भी नाखूनों पर लगाया जा सकता है। और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की नेल पेंट का इस्तेमाल आप करें ताकि नाखून खराब ना हो। और कई बार आदत होती है ना राजश्री जी, नाखूनों को खुरचने की,
उस आदत से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा नाखूनों को दांत से काटने की, स्कूल में ऐसा होता था ना अक्सर, अगर अब नाखून चेक होने वाले हैं तो हम दांत से ही नाखून काट लेते थे ताकि डांट से बच जाए। तो वो ना करें, वो बचपन में ठीक है लेकिन ऐसा ना करें, इससे नाखून खराब हो सकते हैं। बिल्कुल। और आपके नाखून का रंग आपके स्वास्थ्य को इंगित करता है। यदि आपके नाखून जड़ से गुलाबी और ऊपर की ओर अर्धचंद्राकार में सफेद रंग के हैं तो ठीक है, लेकिन यदि नाखूनों की रंगत में या बनावट में कोई बदलाव आ रहा है तो ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, तो आप सचेत हो जाएं। और इसी तरह हमारे कुछ श्रोता भी हैं जो लिख रहे हैं, आपके नाखूनों के नीचे बैक्टीरिया पनपने से रुक जाते हैं। पानी के साथ बार बार या लंबे समय तक संपर्क में रहने से नाखून फट सकते हैं। बर्तन धोते समय, सफाई करते समय या कठोर रसायनों का उपयोग करते समय सूती रबर के दस्ताने पहने। इसी के साथ एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि अपने नाखूनों को तेल से मॉइस्चराइज करें ताकि वे लचीले और मजबूत बने रहें। आपके शरीर के दूसरे हिस्सों की तरह आपके नाखूनों को भी हाइड्रेट रखने से उन्हें फायदा हो सकता है। सोने के लिए जाने से पहले अपने नेल बेड और क्यूटिकल्स पर बादाम या एवोकाडो तेल को लगाने की कोशिश करें ताकि उन्हें सूखा, कमजोर या परतदार होने से बचाया जा सके। क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है, आपके नाखूनों के नीचे बैक्टीरिया पनपने से रुक जाते हैं, है ना, पानी के साथ बार बार या लंबे समय तक संपर्क में रहने से नाखून फट सकते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि बिना कटे और टेढ़े मेढ़े नाखून सामने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए अपने नाखूनों को समय समय पर काटें और उन्हें सही आकार दें। एक मजेदार बात बताऊं, किस्सा बताऊं? हम जब छोटे होते थे तो हमारी ये सोच होती थी कि नाखून बड़े होने चाहिए ताकि जब किसी सहेली से झगड़ा हो अरे है ना, वो वेपन की तरह इस्तेमाल। बिल्कुल, क्योंकि उस समय हमारे पास वेपन तो होते नहीं थे, तो फिर अब यही हमारे नाखून ही हमारे हथियार। बिल्कुल। लेकिन बड़े होते होते ये सब धारणाएं खत्म हो गई, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और सामने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। अपने नाखूनों को कमजोर होने से रोकने के लिए उन्हें एक संगत दिशा में फाइल करें। नाखूनों को आगे और पीछे फाइल करना समय के साथ उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। अपने नाखूनों की देखभाल के टूल्स को हर महीने 70% या अधिक स्ट्रॉन्ग आइसोप्रोपिल अल्कोहल में डिसइंफेक्ट करें। नाखून के लचीलेपन को बनाए रखने और नाखूनों को डिवाइड होने से बचाने के लिए अपने नाखूनों को ट्रिम करने के बाद मॉइस्चराइज करें। ऐसा हमारे एक श्रोता ने सभी को सुझाव दिया है। बिल्कुल। और बहुत सारे श्रोताओं ने मॉइस्चराइजर की बात की है कि नाखूनों को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि पानी भी खूब पिएं। पानी कम पीने से भी नाखून जो हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं थोड़ा सा। और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, उसको साफ़ रखें। जैसा भी हमने बात की कि भाई सफाई बहुत ज़रूरी है। तो नाखूनों में भी गंदे, अगर आप नाखून बड़े रखने का शौक़ है आपको तो आप ज़रूर रखें, लेकिन समय समय पे काटे भी, लेकिन उसकी साफ़ सफाई करते रहें, क्योंकि नाखूनों में गंदगी जो है वो फंस जाती है। कई बार धूल धक्कड़ सब कुछ, सारा दिन आप हाथ से ही तो इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं। और खाना बनाने या फिर जाने अनजाने में हम कभी उंगली मुंह में यदि डाल लेते हैं तो ऐसे में संक्रमण का शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, नाखूनों को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समय समय पर अपने हाथों को धोते रहे। इससे न केवल उनमें पनपने वाले बैक्टीरिया से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपके नाखून हमेशा साफ और ताजे दिखेंगे। बेहतर परिणाम के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, पर ध्यान रहे बहुत ठंडा और बहुत गर्म पानी आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो अब हमारे जो कार्यक्रम का समय है ना नेहा, पीछे मुड़ के देखो, मैं तो सामने देख सकती हूँ कि अब जाने का है, तो हम अपनी सखा और सहेलियों से है ना इजाजत ले लेना चाहिए। कुछ जी बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक जी, और अब इसी के साथ दीजिए अपनी सखी नेहा और राजश्री त्रिवेदी को नमस्कार। सखी सहेली।